आज की डेट है 23 अक्टूबर 2023। आज हम 3 महत्वपूर्ण एडिटोरियल पर चर्चा करेंगे। पहला एडिटोरियल, तुष्टीकरण का राजनीति का खतरनाक खेल। हमास इजराइल टकराव का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, मगर उसे मजहबी आंच देकर सियासी रोटी सेकने का पुराना खेल खेला जा रहा है। यह आर्टिकल सुधांशु त्रिवेदी द्वारा लिखा गया है। हमास का आतंकी हमला और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई को देखें तो कई बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पेट्रोलियम उत्पादों के दम पर समृद्ध हुए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और सऊदी अरब जैसे पश्चिम एशियाई देशों को समझ आ रहा है कि तकनीक और ऊर्जा के नए स्रोतों के विकास से पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा का भविष्य 15 से 20 वर्ष से अधिक नहीं रह गया है। अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में इन देशों को अपनी आर्थिक शक्ति बनाए रखने के लिए नई सोच और नई तकनीक की ज़रूरत है। भारत के साथ प्रस्तावित आर्थिक गलियारा भी उसी रणनीति के अनुरूप है। इसी वास्तविकता को समझाते हुए यूएई ने इजराइल से संबंध स्थापित किए। सऊदी अरब उस दिशा में आगे बढ़ रहा था। अमेरिकी मध्यस्थता से जॉर्डन में मुस्लिम देशों के साथ एक अब्राहम समझौता होने भी जा रहा था। यह मुस्लिम जगत की बेहतरी के लिए एक समझदार पहल थी, मगर इजराइल पर हमास के आतंकी हमले ने पूरे हालात बदल दिए। सहज ही समझा सकता है कि इस योजना को रोकने के लिए इस्लामिक देशों की प्रतिद्वंद्विता की भूमिका भी हो सकती है। सऊदी अरब और ईरान में टकराव जग जाहिर है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान और तुर्की का समर्थन है। यूएई और सऊदी अरब में उसे खतरनाक और कई मुस्लिम देशों में आतंकी संगठन माना जाता है। यह समझ आता है कि आर्थिक दृष्टि से अलग थलग पड़े मुस्लिम देशों का एक गुट सऊदी अरब और यूएई को यूरोप और इजराइल की मदद से शक्तिशाली एवं प्रभावशाली होने से रोकना होगा। उसका एक ही तरीका था कि मुस्लिम देशों में कट्टरपंथी सोच को उभार कर यहूदी बनाम मुस्लिम के संघर्ष का रूप दे दिया जाए। इसमें वह कुछ सफल भी होते दिख रहे हैं। इसमें कौन किसका दुश्मन है और कौन दोस्त, यह समझना मुश्किल नहीं। स्वतंत्र फ़लस्तीन की सरकार के रूप में फ़लस्तीन मुक्त संगठन यानी पीएलओ मान्यता प्राप्त कर चुका था। हमास ने उसी के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया और माना जाता है कि 1967 से 1984 तक इजराइल से दोस्ती बनाकर सहायता लेता रहा। आज उसकी नज़र में इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन है। हमास जिस पीएलओ का दुश्मन था वहीं आज उसके साथ है। 1981 में इराक का परमाणु रिएक्टर इजराइल ने ध्वस्त कर दिया था। यह माना जाता है कि उसके लिए ईरान ने मोसाद को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई थी, क्योंकि ईरान इराक युद्ध चल रहा था और इराक का परमाणु शक्ति बनना ईरान के लिए खतरा था। आज ईरान इजराइल के विरुद्ध लड़ने को की कस्में खा रहा है। तुर्की अमेरिका का खास दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज वह ईरान के साथ है। पश्चिम एशिया के रास्ते से गुजरने वाला प्रस्तावित आर्थिक गलियारा चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के लिए खतरे की घंटी भी थी। तो जाहिर है बदला घटनाक्रम चीन के लिए भी फायदेमंद है। इजराइल हमास टकराव में चीन मुस्लिम हितों की दुहाई दे रहा है, जबकि यह वही चीन है जिसने अपने यहाँ उइगर मुसलमानों का दमन किया है। यानी अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए कोई भी किसी से हाथ मिला सकता है। आज मुस्लिम जगत के समक्ष दो विकल्प है। एक, नई टेक्नोलॉजी लेकर पेट्रोलियम के अप्रासंगिक होने के बाद एक नए भविष्य की नई संभावनाओं के साथ खड़े होना। दूसरा विकल्प है मध्ययुगीन मानसिकता के साथ आतंकी ताकतों का समर्थन करते हुए एक अनिश्चित अंधकारमय भविष्य की ओर जाना। इजराइल ने 75 वर्षों में खुद को एक विकसित देश बना लिया है। वह तकनीक में इतना आगे है कि पश्चिमी देशों को उसकी ज़रूरत पड़ती है। इजराइल के पास रेगिस्तान का हरा भरा करने की कृषि तकनीक से लेकर एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम तक है। दूसरी ओर हमास आज भी पानी के पाइप से रॉकेट बना रहा है। पढ़ाई के बजाय लड़ाई की मानसिकता से अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, यमन और सोमालिया जैसे तमाम मुस्लिम देश किसी गैर मुस्लिम से नहीं बल्कि आपस में लड़कर बर्बाद हो रहे हैं। मुस्लिम जगत के साथ ही भारत में भी जो हो रहा है वह नया नहीं है। पश्चिम एशिया के ताज़ा घटनाक्रम का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, मगर उसे मजहबी आंच देकर सियासी रोटी सेकने का पुराना खेल खेला जा रहा है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों पर सख्ती न करना, राजीव गांधी के समय कांग्रेस का सद्दाम हुसैन की फ़ोटो के साथ प्रचार करना। इतना ही नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्कियों में खलीफा का पद समाप्त हो गया था, तो कांग्रेस का तुर्कियों के खलीफा को बहाल करने के लिए आंदोलन का भारत में समर्थन करने जैसे तुष्टीकरण के तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उसी रणनीति के अनुसार आज कांग्रेस कार्यसमिति की हमास के हमले पर चुप्पी तो स्वयंभू सेकुलर नेताओं का फ़लस्तीनी दूतावास जाना यही दर्शाता है।
शरद पवार जैसे नेताओं को हमास से हमदर्दी जताने से भी गुरेज नहीं। इस प्रवृत्ति से ऐसे नेता देश को ही नहीं, अब तो मुस्लिम समाज की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में अद्भुत कूटनीतिक दक्षता और संतुलन के साथ काम किया है। भारत ने फिलिस्तीन की राहत सामग्री भी भेजी है। इस समय मोदी एकमात्र बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनसे फिलिस्तीन और इजरायल के राष्ट्र प्रमुख बात करने में सहज हैं। नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री घनिष्ठता है तो फिलिस्तीन ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। भारत सरकार स्वतंत्र फिलिस्तीन के राज्य के पक्ष में है, परंतु इजरायल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा। यह हमारी 75 वर्ष की नीति है। इसके बावजूद आज के विपक्षी दल शांतिपूर्ण वार्ता के स्थान पर हिंसा एवं आतंक और किसी स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के बजाय किसी एक देश या कौम का वजूद खत्म करने वाले सोच के समर्थन को विदेश नीति बताना चाहते हैं। पश्चिम एशिया में लड़ाई भले ही गाजा पट्टी की हो, मगर भारत में कथित सेकुलर दलों में लड़ाई वोट बैंक की है। दूसरा एडिटोरियल, डिजिटल भारत का जमीनी लाभ। यह एडिटोरियल रमेश कुमार दुबे द्वारा लिखा गया है। भूमि विवादों का समाधान तभी संभव है जब देश की आर्थिकी, खासकर जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल हो। मोदी सरकार हर स्तर पर व्यवस्था को डिजिटल कर रही है। इस दिशा में एक बड़ा कार्य देश के भूमि रिकॉर्ड एवं खसरा खतौनी के डिजिटलीकरण का चल रहा है। इसके पूरा होने पर भूमि विवाद, मुकदमेबाजी, जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के अध्ययन के मामले खत्म हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दोरिया की घटना को तात्कालिक रूप से भले जमीन विवाद, आपसी रंजिश और प्रशासनिक लापरवाही माना जाए, लेकिन मूल रूप से इसके लिए देश का खराब भूमि प्रबंधन ही जिम्मेदार है। यही कारण है कि देवरिया जैसी घटनाएं देश में हर रोज घटित होती हैं। देश का भूमि प्रबंधन घटिया नक्शों, हस्तलिखित भूमि रिकॉर्ड एवं खसरा खतौनी में फैला और यही कानूनी विवादों पर भ्रष्टाचार की जड़ है। उपग्रह और कृत्रिम मेधा वाले इस युग में भी भारत का भू संसाधन उन कानूनों से चल रहा है जो अंग्रेज हमें देकर गए थे। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने राजस्व विभाग और भू पंजीकरण की दोहरी व्यवस्था को लागू किया था, क्योंकि उनका उद्देश्य राजस्व जुटाना था। तमाम खामियों से भरी यह व्यवस्था आज भी जारी है। यही कारण कि भारत जमीन के मुकदमों का महासागर बन चुका है। न्यायालय में सिविल के जितने भी मामले हैं उनमें 66% भूमि या संपत्ति के विवाद से जुड़े हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवादों को हल करने में औसतन 20 साल लगते हैं। इससे न केवल अदालतों पर बोझ बढ़ता है, बल्कि मुकदमेबाजी में बहुमूल्य जमीन भी फंस जाती है, जिससे उद्योगों एवं परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता प्रभावित होती है। भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सरकारों की अरुचि, प्रशासनिक शिथिलता आदि के चलते योजना कागजों से आगे नहीं बढ़ पाई। जमीन को लेकर बढ़ते विवाद, भ्रष्टाचार और मुकदमेबाजी की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए मोदी सरकार ने 2016 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रोग्राम के 3 घटक हैं: भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, रजिस्ट्री का कंप्यूटरीकरण और भूमि अभिलेखों के साथ इसका एकीकरण। इसके तहत भूमि के प्रत्येक टुकड़े या भूखंड को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या दी जा रही है। विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या एक प्रकार से भूखंड के आधार नंबर की तरह है। एक वर्ष में 9 करोड़ भूखंडों को भू आधार नंबर प्रदान किया गया। इस नंबर को बैंकों और न्यायालयों से भी जोड़ा जा रहा है। भू आधार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब भी किसी ज़मीन की खरीद बिक्री होगी, तब खरीदने और बेचने वाले का पूरा विवरण सामने होगा। इससे उस भूमि से संबंधित कोई विवाद या देनदारी होगी तो इसका पता चल जाएगा। इससे पहले दस्तावेजों का पंजीकरण मैनुअल होता था, लेकिन अब यह ई पंजीकरण के रूप में होने लगा है। यदि उस ज़मीन का आगे चलकर बंटवारा भी होता है तो ज़मीन का आधार नंबर अलग अलग हो जाएगा। भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण सबसे पहले ज़मीन की वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा, क्योंकि ज़मीन के पैमाने ड्रोन कैमरे से होगी, जिससे गलती की आशंका ना के बराबर होगी। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण भूमि के स्वामित्व का मुख्य दस्तावेज होगा, जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। भूमि रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बढ़ने से लोग अधिक भरोसे के साथ क्रय विक्रय की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। अगस्त 2023 तक देश के 94.72% गाँव की कृषि भूमि की खसरा खतौनी का रिकॉर्ड डिजिटल किया जा चुका है। इस तरह राजस्व भूमि के 76.68% नक्शों का भी डिजिटलीकरण हो चुका है। मोदी सरकार ने मार्च 2024 तक देश के सभी गाँवों की भूमि का रिकॉर्ड डिजिटल करने का लक्ष्य रखा है। भूमि रिकॉर्ड तक पहुँच में एक बड़ी बाधा भाषा की रही है, क्योंकि सभी रिकॉर्ड या तो हिंदी में होते हैं या अंग्रेजी में। इस समस्या का दूर करने के लिए सरकार ने भूमि अभिलेखों को भारतीय भाषाओं में दर्ज करने की योजना बनाई है।
इससे ज़मीन के विवरण के अलावा उसके मालिकाना हक की भी जांच की जा सकेगी। इससे ज़मीन के अभिलेख में हेरफेर करके विवाद की संख्या खत्म हो जाएगी। जब यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी तब अधिकांश भूमि विवाद खुद ही सुलझ जाएंगे। देश भर में अब तक 5300 भूमि रिकॉर्ड कार्यकालों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। जल्द ही सरकार डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को अदालतों से जोड़ देगी। ई कोड को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डाटा बेस से जोड़ने के कई लाभ होंगे। इससे भूमि के स्वामित्व और उपयोग से संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। भूमि विवाद कम होंगे। अदालतों में भूमि विवाद के मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा। इतना ही नहीं, रुकी हुई परियोजनाओं के कारण देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ इसके जुड़ाव से कल्याणकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। बाढ़ और आग जैसी आपदाओं के कारण दस्तावेजों के नुकसान की स्थिति में भी यह बहुत सहायक होगा। कुल मिलाकर भूमि विवाद हो या हर स्तर पर बिचौलियों की मौजूदगी, इन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब देश की आर्थिकी डिजिटल हो। हमारी आर्थिकी के डिजिटल होने का भी नतीजा कि आज विश्व के कुल डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। और तीसरा एडिटोरियल है जनसत्ता से। चलिए हम तीसरे एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। आर्थिक विकास और धीमा नवाचार भारत। यह एडिटोरियल जयंतीलाल भंडारी द्वारा लिखा गया है। भारत को आर्थिक शक्ति और विकसित देश बनाने के लिए शोध एवं विकास की ऐसी सुविचारित रणनीति पर आगे बढ़ना होगा जिसके तहत सरकार, निजी क्षेत्र और शोध संस्थानों के बीच साझेदारी और समन्वय के सूत्र मजबूत कर सकें। इसके साथ ही इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी भी बढ़ानी होगी। इस समय देश में निजी क्षेत्र का R&D पर खर्च GDP का मात्र 0.35% है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वैश्विक नवाचार सूचकांक GII रिपोर्ट 2023 में 132 अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में भारत 40वें पायदान पर है। पिछले वर्ष भी GII श्रेणी में यह 40वें क्रम पर था, जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा 10 अक्टूबर को प्रकाशित विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट 2023 के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर दुनिया में सबसे अधिक 6.3% रहेगी। वहीं विभिन्न आर्थिक रफ्तों में भारत के लिए 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा 2047 में विकसित देश बनने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए भारत में शोध एवं विकास पर वर्तमान निवेश की तुलना में 3 से 4 गुना निवेश और बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि भारत में शोध और नवाचार पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। जहां वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 2015 में 21वें स्थान पर था, वहीं अब इसकी रैंकिंग 40वीं है। खास बात यह भी है कि इस बार भारत 37 निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाओं के बीच अग्रणी बनकर उभरा है। साथ ही वह नवाचार के मामले में मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊपर है। इन सबके बावजूद अब देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की रफ्तार तेजी से बढ़ाने के लिए देश में शोध एवं नवाचार के नए अध्याय लिखे जाने जरूरी हैं। गौरतलब है कि शोध एवं नवाचार में भारत की रैंकिंग यह दर्शा रही है कि भारत नवाचार का केंद्र बनता जा रहा है। भारत ने कारोबारी विशेषज्ञता, रचनात्मक राजनीति और संचालन से जुड़ी स्थिरता, सरकारी प्रभावशीलता जिससे विविध क्षेत्रों में अच्छे सुधार किए हैं। साथ ही भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था, घरेलू कारोबार में सरलता, विदेशी निवेश जैसे मानकों में भी बड़ा सुधार दिखाई दिया है। भारत की शोध एवं नवाचार ऊंचाई में अपार ज्ञान पूंजी, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न पेटेंट वृद्धि, घरेलू उद्योग विविधीकरण, उच्च तकनीक विनिर्माण और सार्वजनिक तथा निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए प्रभावी कार्यों के साथ साथ अटल इनोवेशन मिशन ने भी अहम भूमिका निभाई है। निसंदेह भारत में शोध एवं नवाचार को बढ़ाने में डिजिटल ढांचे और डिजिटल सुविधाओं की भी अहम भूमिका है। भारत के नवाचार दुनिया के सबसे प्रतियोगी, किफ़ायती, टिकाऊ, सुरक्षित और बड़े स्तर पर लागू होने वाले समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत IT सेवा निर्यात और वेंचर कैपिटल हासिल करने के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप के लिए वित्तीय इंतजाम में भी भारत की बढ़त बनी हुई है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक करने में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। भारत के उद्योग कारोबार तेजी से समय के साथ आधुनिक हो रहे हैं। कृषि से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए भारत ने जिस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया, उससे वह कृषि विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा। उल्लेखनीय कि 25 सितंबर को केंद्र सरकार ने फार्मा मेडटेक सेक्टर PRI में शोध तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहन देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है।
योजना भारत के फार्मा मेडटेक क्षेत्र को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। दुनिया के 180 से अधिक देशों में शोध एवं विकास में करीब 2 लाख करोड़ डॉलर से अधिक की राशि व्यय की जाती है। उसमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी 3/4 से अधिक है, मगर भारत की हिस्सेदारी अत्यधिक कमजोर है। अगर हम उद्योगों की बात करें तो प्रमुख उद्योगों औषधि, वाहन, तकनीक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक में ही पूरे औद्योगिक शोध एवं विकास के व्यय का करीब 73% व्यय हो जाता है। इन उद्योगों में भी यह खर्च कुछ चुनिंदा तक कंपनियों तक सीमित है। हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वैमानिकी, विनिर्माण सामग्री, रसायन और औद्योगिक अभियांत्रिकी जैसे आम क्षेत्रों में भी शोध में बहुत पीछे हैं। हमारे देश में आंतरिक शोध एवं विकास में कोई बड़ा निवेशक नहीं है। उल्लेखनीय कि इजराइल ने रक्षा क्षेत्र में शोध एवं विकास पर अधिक व्यय करते हुए दुनिया में आज अपने को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मजबूती से खड़ा कर लिया है। भारत की सर्वाधिक मुनाफे वाली कंपनियां वित्तीय सेवा, पेट्रोकेमिकल, स्टील, धातु प्रसंस्करण और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में है, लेकिन इनका शोध एवं विकास में निवेश बहुत कम है। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर में सबसे अच्छा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां भी अपनी बिक्री का करीब 1% शोध एवं विकास में लगाती हैं, जबकि वैश्विक औसत 10% है। हमें तेज विकास के लिए शोध एवं विकास R&D की भूमिका अधिक अहम बनानी होगी। R&D की दृष्टि से आज भारत लगभग उसी मुकाम पर खड़ा जहां 60-70 वर्ष पहले अमेरिका था। गौरतलब है कि अमेरिका ने R&D पर तेजी से अधिक खर्च बढ़ाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, दवा उत्पादन, अंतरिक्ष अन्वेषण, ऊर्जा और अन्य अनेक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। इस समय अमेरिका में R&D पर सकल घरेलू उत्पाद का करीब 2.8%, चीन में करीब 2.1%, इजराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में करीब 4.5% व्यय किया जाता है। भारत में पिछले 4 दशक से R&D पर व्यय करीब 0.6 से 0.7% के बीच स्थिर है। यह ब्रिक्स देशों की तुलना में और विश्व औसत 1.8% से भी कम है। ऐसे में भारत को आर्थिक शक्ति और विकसित देश बनाने के लिए शोध एवं विकास की ऐसी सुविचारित रणनीति पर आगे बढ़ना होगा, जिसके तहत सरकार, निजी क्षेत्र और शोध संस्थानों के बीच साझेदारी और समन्वय के सूत्र मौजूद किए जा सकें। इसके साथ ही इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। इस समय देश में निजी क्षेत्र का R&D पर खर्च GDP का मात्र 0.35% है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की, उससे देश में शोध एवं विकास के मामले में क्रांतिकारी बदलाव आ सकेगा। इससे उच्च शिक्षा और तकनीक शोध दोनों में बड़े बदलाव ला सकेंगे। NRF से अनुसंधान उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ सामाजिक विज्ञान और मानविकी क्षेत्र भी केंद्रित किया सकेगा। इससे छोटे वैज्ञानिक शोधों पर ध्यान केंद्रित होगा। इससे उच्च शिक्षा प्रणाली में वे काम कर रहे लाखों शिक्षाविदों और सार्वजनिक तथा निजी संस्थानों में काम कर रहे लाखों स्नातक और शोधार्थियों को शोध एवं नवाचार में मदद पहुंचाई जा सकेगी। साथ ही R&D की राशि को केवल सरकारी शोध प्रयोगशालाओं तक सीमित न करके बुनियादी शोध के लिए व्यापक आधार तैयार करने पर भी खर्च किया जा सकेगा। चूँकि नई प्रतिभाओं का एक शक्ति केंद्र हमारे अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं में रहता है, इसलिए उम्मीद है कि NRF रणनीतिक रूप से काम करेगा और इससे हमारी नई शिक्षा प्रणाली के तहत शोध और नवाचार गुणवत्ता में बड़ा सुधार हो सकेगा। वैज्ञानिक सोच से आवश्यक नतीजे भी सामने आ सकेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार दुनिया के विभिन्न विकसित देशों की तरह भारत में भी शोध एवं नवाचार पर GDP की 2% से अधिक धनराशि व्यय करने का प्रयास करेगी। इससे जहां ब्रांड इंडिया और मेड इंडिया की वैश्विक स्वीकार्यता सुनिश्चित की जा सकेगी, वहीं स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कारोबार, ऊर्जा, शिक्षा, रक्षा, संचार, अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। धन्यवाद। आज की डेट है 23 अक्टूबर 2023। आज हम 3 महत्वपूर्ण एडिटोरियल पर चर्चा करेंगे। पहला एडिटोरियल, तुष्टीकरण का राजनीति का खतरनाक खेल। हमास इजराइल टकराव का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, मगर उसे मजहबी आंच देकर सियासी रोटी सेकने का पुराना खेल खेला जा रहा है। यह आर्टिकल सुधांशु त्रिवेदी द्वारा लिखा गया है। हमास का आतंकी हमला और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई को देखें तो कई बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पेट्रोलियम उत्पादों के दम पर समृद्ध हुए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और सऊदी अरब जैसे पश्चिम एशियाई देशों को समझ आ रहा है कि तकनीक और ऊर्जा के नए स्रोतों के विकास से
पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा का भविष्य 15 से 20 वर्ष से अधिक नहीं रहा।